नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में बात जगमग बिहार की। जी हां, जिसमें आज एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। तो बिहार और बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर, और इस अच्छी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम आज करेंगे। बिहार में आज से बिजली की कमी की समस्या कम हो जाएगी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एनटीपीसी बरौनी और बाढ़ की 2 पावर यूनिट्स का लोकार्पण करने वाले हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की उपस्थिति में दोनों यूनिट्स का लोकार्पण आज होने वाला है। एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 1 की क्षमता 660 मेगावाट की है, जबकि एनटीपीसी बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 की क्षमता 500 मेगावाट की है। और इसके साथ ही बिजली की जो समस्या इस वक्त लोगों के सामने है, उससे आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो बिजली की कमी की समस्या दूर होगी। थर्मल पावर का लोकार्पण आज किया जा रहा है, जिसमें एनटीपीसी बरौनी थर्मल पावर स्टेज 2 का लोकार्पण होगा। बरौनी एनटीपीसी के स्टेज 2 की क्षमता जो है वो 500 मेगावाट की है और बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 का लोकार्पण भी आज होना है। तो इन दोनों ही यूनिट से लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो बाढ़ पावर थर्मल प्रोजेक्ट पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं और उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार इसका लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं संवाददाता अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के एनटीपीसी में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह स्टेज 1 के 660 मेगावाट का लोकार्पण करने वाले हैं। हमारे साथ एनटीपीसी के प्रवक्ता विश्वनाथ चंद्र हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना बिजली 660 मेगावाट में बिहार को मिल रही है और इस लोकार्पण का क्या है तैयारी। सर, क्या क्या तैयारी किया गया है? माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री जी का आगमन बाढ़ परियोजना में होने जा रहा है। बाढ़ परियोजना के यूनिट 1 का लोकार्पण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रस्तावित है और इससे 402 मेगावाट की बिजली बिहार को मिल रही है। और आने वाले समय में जो इस परियोजना से 1600 मेगावाट बिजली जो बिहार को मिल रही है, वो निश्चित तौर पे बिहार के विकास को गति देगी। यानी आने वाले समय में बिहार में बिजली की किल्लत जो है वो काफ़ी हद तक कमी जो है पूरी हो जाएगी और बिजली से हम लोग को निजात मिलेगा, कमी से निजात मिलेगी। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि तैयारी बड़ी जोरों से चल रही है। चीफ गेस्ट या जो वीआईपी आने वाले हैं उनका कुर्सी तैयार कर दिया गया, फूलों से पूरा डेकोरेशन कर दिया गया। 1 बजे के आसपास जो है हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहुंचना है। उनके साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह और विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू मौजूद रहेंगे और एनटीपीसी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का इंतजार है ताकि कार्यक्रम और आगे शुरू हो। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो इसे लेकर अब से कुछ वक्त के बाद उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाना है और तैयारियां कैसी की गई हैं वो जानने के लिए हमारे सहयोगी अनिरुद्ध की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार आज बिजली को लेकर आत्मनिर्भर बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह एनटीपीसी के स्टेज 1 के 660 मेगावाट बिजली उत्पादन का लोकार्पण करेंगे। दिन के 1 बजे कार्यक्रम को लेकर बाढ़ के एनटीपीसी में तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि पीछे जो देखिए आप मंच देखिए, पूरा सज धज के तैयार हो चुका है और इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरके सिंह का। एनटीपीसी बाढ़ जो है बिजली उत्पादन में आज जो 660 मेगावाट का लोकार्पण होने वाला है, उसमें 402 मेगावाट जो है बिहार को मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँचकर क्या क्या घोषणाएं करते हैं और क्या कहते हैं, ये सुनने के लिए बाढ़ के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और ऐसे में एनटीपीसी बाढ़ थर्मल पावर के बारे में हम आपको बताते हैं। पर्यावरण अनुकूलन सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित ये है और इस वजह से ये अपने आप में खास हो जाती है। 660 मेगावाट की 5 इकाइयों के साथ कुल 3300 मेगावाट की क्षमता है। कोयला आधारित परियोजना पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में है।
तो 660 मेगावाट की तीसरी इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत होगी। एनटीपीसी बाढ़ के उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1320 से बढ़कर अब ये उत्पादन क्षमता जो है 1980 मेगावाट तक पहुंच जाएगी और इससे लोगों को और राहतें और सहूलियतें हासिल होने जा रही हैं। अब जरा बिहार में बिजली की जरूरत को भी समझिए कि बिजली की कितनी जरूरत बिहार को है और इस वक्त क्या हालात हैं। बिहार को हर साल 6381 मेगावाट बिजली की जरूरत है। 2005 की बात करें तो बिहार में बिजली की खपत मात्र 700 मेगावाट की थी। 2012 से लेकर 13 में प्रति व्यक्ति सालाना बिजली की खपत 145 यूनिट रही, जबकि 2020 से 2021 में ये खपत जो है वो प्रति व्यक्ति सालाना 400 यूनिट हो जाती है। 8 सालों में व्यक्तिगत बिजली खपत 3 गुना तक बढ़ गई है। पिछले साल 7 सालों की अगर हम बात करें तो बिजली की खपत 2 गुनी हुई है, जिसमें 1 लाख प्रीपेड बिजली मीटर वाले बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। और बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या की बात करें तो यह संख्या 1.62 करोड़ है। बिहार में घरेलू बिजली की अगर बात की जाए तो उपभोक्ताओं का आंकड़ा 80% है। बिहार सरकार 1900 मेगावाट बिजली बाहर से खरीदती है। गांव में हर रोज बिजली की उपलब्धता जो है वो 10 से 12 घंटे। शहरी क्षेत्रों की क्या स्थिति है वो भी अब आपको बताएंगे, लेकिन बिहार में घरेलू जो बिजली है उसकी खपत और साथ में बिहार सरकार 1900 जो मेगावाट है वो इस वक्त सामने आपके ग्राफिक्स के जरिए, और शहरी क्षेत्रों में हर रोज बिजली की उपलब्धता 22 से 24 घंटे की है। बिजली खपत मामले में पटना सबसे ऊपर पायदान पर है। पटना के बाद गया और फिर नालंदा का स्थान आता है। बिजली खपत के मामले में शिवहर सबसे नीचे है, यानी कि अगर खपत की बात की जाए तो सबसे कम शिवहर में इसकी खपत होती है और पटना सबसे शीर्ष पर टॉप पर है। राज्य के कई जिलों के जेलों की बात करें तो आज लगातार इन जेलों पर छापा डाला जा रहा है। बक्सर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के साथ हाजीपुर मंडल कारा में भी छापेमारी की जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई में अभी तक कहीं से कोई आपत्तिजनक सामान मिलने की खबर नहीं है। हर जिले के डीएम और एसपी खुद इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीर आपके सामने मुजफ्फरपुर की, जहां पर जेलों में सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें, छापेमारी की जा रही है। और सिर्फ ये मुजफ्फरपुर में नहीं हो रहा है, बक्सर, मोतिहारी सेंट्रल जेल में भी एक साथ इन सभी जेलों पर छापा। और जानकारी के अनुरूप जो इस वक्त खबर है, किसी तरह की कोई आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई है। डीएम और एसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई इस वक्त होती हुई। और देखिए, बढ़ती ठंड के बीच बिहार में कोहरे ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। जी, आज की सुबह जो है वो राजधानी कोहरे की चादर में लिपटी हुई रही और सड़कों पर घना कोहरा देखिए किस कदर छाया हुआ है कि विजिबिलिटी बेहद कम है। सामने देख पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग का हालांकि ये कहना है कि आज दिन भर लोगों को इस कोहरे से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पटना में बढ़ते ठंड के साथ कुहासे का भी असर जो है वो शुरू हो गया है और आज सुबह से ही पटना में जो घना कुहासा है वो देखा जा रहा है। और आपको बता दूं कि जिस ढंग से कुहासा लगातार बढ़ रहा है वो बता रहा है कि जो तापमान जो है वो लगातार उसमें गिरावट आ रही है। अगर बताएं तो आज सुबह में कम से कम 2 डिग्री जो तापमान है वो गिरा है और लगभग 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पे पहुँचा है। जो आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो लाइटें जला करके आज चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे जो ठंड बढ़ रही है उसके कारण जो है कोहरा जो है वो और ज़्यादा घना हो रहा है और बताया जा रहा है कि आज पूरे दिन पटना में जो है वो कोहरा छाया रहेगा। पटना, गया, बेगूसराय समेत बिहार के जो दक्षिणी हिस्से हैं वहाँ पे पक्षुआ के जगह दक्षिणी हिस्से में उत्तरी पश्चिम जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, जिसके प्रभाव से जो रात के साथ साथ दिन का जो तापमान है उसमें भी गिरावट की संभावना बताई जा रही है। वैसे अगर बात करें तो बिहार के लगभग सभी हिस्सों में आने वाले दिनों में सुबह में धुंध जो है
वो छाए रहने के आसार हैं। अभी अगर विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 150 मीटर से लेकर कहीं कहीं 500 मीटर तक जो विजिबिलिटी है वो है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दिसंबर के पहले सप्ताह से तापमान में ज़्यादा गिरावट होने की संभावना है और इसका जो मुख्य वजह है वो पश्चिमी के साथ साथ प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। जो पहाड़ों पर होने वाली जो बर्फबारी है वो दिल्ली उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करने की संभावना है। तो जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड कनकनी बढ़ रही है वैसे कुहासा जो है वो भी अपना असर दिखा रहा है। जिला प्रशासन नगर निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कहीं कहीं जो रैन बसेरा है वैसे लोगों के लिए जिनके सर पर छत नहीं है, खुले में रहते हैं, सोते हैं, उनके लिए रैन बसेरा बनाए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये एहतियात भी कहा गया है कि लोग लें क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है एहतियात बरतना ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और कोहरे की वजह से हादसे की आशंका सबसे ज्यादा होती है और ऐसे में सावधानी से आप इस हादसे से बच सकते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, अपने वाहन की गति को धीमी रखें। ये वो एहतियाती कदम है जिसे अपनाकर आप अपनी और दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं, हादसे से बच सकते हैं। किसी भी वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास न करें। वाहन की हेडलाइट को हाई बीम पर न रखें। आगे वाले वाहन से अपनी गाड़ी निश्चित दूरी पर रखें। अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगवाएं जिससे कि हादसे की आशंका कम हो और सुरक्षित यात्रा आप करें और दूसरों के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां पर बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। 29 नवंबर को लोकसभा में उपस्थित रहने को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को यह व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल जो है वो सूचीबद्ध किया गया है जिसे सोमवार को लोकसभा की कार्यसूची के लिए सूचीबद्ध किया गया और इसकी वजह से सभी को यह व्हिप जारी किया गया है। सोमवार को लोकसभा की कार्यसूची के लिए सूचीबद्ध है कृषि कानून और ऐसे में बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। और बड़ी खबर इस वक्त सासाराम से आ रही है जहां पर निगरानी का छापा। सासाराम में इस वक्त नगर निगम के नगर आयुक्त के आवास पर यह छापेमारी इस वक्त होती हुई राजेश कुमार गुप्ता के आवास पर निगरानी की टीम का यह छापा। स्थानीय पुलिस भी निगरानी की टीम के साथ मौजूद है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगातार कार्रवाई की जाती हुई और यहां पर भी छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में हो रही है। डीएम कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर ये इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। राजेश कुमार गुप्ता के आवास पर निगरानी की टीम मौजूद है, छापेमारी हो रही है। और सहयोगी अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सासाराम से जुड़ गए। अजीत, इस वक्त ये माना जाए कि ऐसे भ्रष्ट धन कुबेरों जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है उनके खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई होती हुई। जी भाई, ये सासाराम का डीएम कॉलोनी है और यहाँ पर आज सुबह से ही ये छापामारी चल रही है और लगभग 3.5 घंटे से ये प्रक्रिया चल रही है। और निगरानी के जो अधिकारी हैं अभी भी राजेश कुमार गुप्ता के आवास के अंदर ही हैं और लगातार आना जाना लगा हुआ है। फिलहाल अभी उनके निगरानी के अधिकारी का कहना है कि जब तक पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक विशेष जानकारी मीडिया को नहीं दी जाएगी। और अभी भी प्रक्रिया चल रही है छापामारी की। मैं बता दूं कि ये राजेश कुमार गुप्ता जो हैं सासाराम में भू अर्जन पदाधिकारी के पद पर भी हैं और सासाराम में जो नगर निगम है उसका उनको प्रभार मिला हुआ है। तो कई महत्वपूर्ण पदों पर फिलहाल ये तैनात हैं और इनकी पदस्थापना है। और जिस तरह से सुबह सुबह से ही यहाँ छापामारी चल रही है, कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, खासकर अधिकारियों के आसपास जो भ्रष्टाचार का मामला हो रहा है और पूरे बिहार में जिस तरह से इस मामले निकल रहे हैं, खासकर आय से अधिक संपत्ति का, इन तमाम मामलों की जो है के बानगी में जोर कर इसे भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगातार कार्रवाई की जाती हुई, हालांकि कितने आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा।
नालंदा के बिहार शरीफ में बिहार पुलिस भवन निर्माण कार्य में स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर ने राशि भुगतान नहीं करने का आरोप विजेता प्रोजेक्ट एंड इंफ्रा लिमिटेड पर लगाया। स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर से निर्माण कार्य के लिए मटेरियल सप्लाई, मजदूर सप्लाई, स्टाफ का कार्य कराया तो जरूर गया, लेकिन करीब 2 साल से अब तक 5 करोड़ से अधिक की राशि बकाया रखी गई है, जिससे स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर की हालत है वो खराब हो चुकी है। इधर बकाया भुगतान किए बगैर स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर का सामान खाली कराने की तैयारी की जा रही है, जिनका इन लोगों ने विरोध जताया है। इन लोगों का यह भी कहना है कि भुगतान नहीं मिलने पर 29 नवंबर को पुलिस अकेडमी के गेट पर ये आत्मदाह करेंगे। के मूड में नहीं है और जो सामान यहाँ है वो सारे इन लोग निकाल रहे हैं बल्ब दे के। जब सामान ही निकल जाएगा सर तो मेरा रुपया तो डूब जाएगा। उन्होंने कहे थे कि पैसा दे के तब सामान निकालें, ऐसे नहीं निकालें। काम कहाँ हो रहा था? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर राजगीर। तो आप लोग को क्या मांग है? मांग है सर हम लोग को पैसा दिलाया जाए प्रशासन। अभी नहीं तो सर हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। उसे बार बार वादा करते हैं कि आप देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, वादा करके झूठा वादा करते हैं, आते हैं नहीं, सामान निकाल के उनको भागने का है। अंदर में सीएमडी महोदय का भी लेटर दिया हुआ, हम लोग कोई अभी प्रक्रिया नहीं किया है। अंदर में स्कूटी और एसडीओ मिलकर नाजायज ढंग से सामान निकाल रहे हैं। नहीं माना गया हम लोग की बात, तो हम लोग सोमवार के दिन आत्मदाह कर लेंगे अगर सामान जबरदस्ती निकाला जाएगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामचंद्र सिंह है, अरुणोदय इंटरप्राइजेस का प्रोप्राइटर है। तो देखिए करीब 2 सालों से इनके कार्य का भुगतान नहीं किया गया और ऐसे में विजेता कंपनी के ऊपर ये लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, भुगतान की मांग की जा रही है और नहीं भुगतान किए जाने पर आत्मदाह की बात कह रहे हैं। और अब बात वैक्सीन का सेकेंड डोज पुरस्कार जीत सकते हैं। जी हां, टीका लेने पर हो सकता है कि आप टीवी, फ्रिज और सीलिंग फैन पाने के हकदार हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लकी ड्रॉ के जरिए सेकेंड डोज लेने पर इनाम देने का ऐलान किया है। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में ये इनाम दिए जाएंगे। पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सर्वोच्च पुरस्कार, बम्पर पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार शामिल है। पटना के लोगों ने इस पहल को शानदार बताया और लोगों का ये कहना है कि टीका लेकर ही कोरोना से सुरक्षित रहा जा सकता है। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की ये खास रिपोर्ट। वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने पर अब आपको मिल सकता है टीवी, फ्रिज और सीलिंग फैन। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा ऐलान किया है और सेकेंड डोज लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक नया ऐलान यह किया है कि अगर आप अब सेकेंड डोज लेते हैं तो आपको टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, कुकिंग गैस, सीलिंग फैन, कंबल आदि आपको जो है वो पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके लिए लकी ड्रॉ किया जाएगा। तो सरकार ने जो ऐलान किया है कि अब अगर सेकेंड डोज लेते हैं तो आपको टीवी, फ्रिज तमाम एक लकी ड्रॉ कूपन की तरह ऐलान किया है। इसको कैसे देखते हैं? सही है, सभी को सेकेंड डोज लेना चाहिए। अभी जो कोरोना आया उसमें सब लोग ले रहे थे और जब स्मूथ कम हो गया है तो लेना लोग छोड़ दिया कि नहीं अब तो कोरोना भाग गई। लेकिन सरकार निर्णय सही लिया है कि सेकेंड डोज भी ले और इससे जागरूकता आएगी। सभी लोग जो फर्स्ट डोज ले लिया है सेकेंड डोज लेना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, ऐसे जागरूकता आएगी। आपको लगता है कि एक बेहतर कदम है लोगों को सेकेंड डोज जिस ढंग से कम ले रहे हैं लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लें? जी, ये सरकार का जो पहल है प्रोत्साहन राशि के लिए या फिर किसी तरह का स्कीम के तहत जिसके तहत उनको पुरस्कृत किया जाएगा, लकी ड्रॉ निकला है, ये सरकार का अच्छा पहल है। और वैसे भी लोगों को जागरूक होना चाहिए और सेकेंड डोज लेने के लिए किसी तरह की कोई लापरवाही न बरतें। कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना को हम लोग ये वैक्सीनेशन के थ्रू ही हरा सकते हैं। बिल्कुल, वैक्सीनेशन के थ्रू ही हरा सकते हैं। और ये सरकार ने एक नई घोषणा किया है, उसको किस ढंग से देखते हैं? बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। इस जैसे ये स्कीम निकाल कर सरकार ने जागरूक किया है कि गांव घर के लोगों को लग रहा है कि अभी ये से कोरोना चला गया है, लेकिन ये गया नहीं है, सेकंड डोज लेना चाहिए।
आपको क्या लगता है कि इससे कितना फायदा होगा? सरकार का सकारात्मक पहलू है, इस सेकंड डोज लेने में प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन मिलेगा जी। और देखिए यहाँ पे हर जगह बोर्ड भी लगी है कि मिलकर संग और कोरोना से जीतेंगे जंग। तो जब तक एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती है। और जिस ढंग से सरकार ने एक और विभाग ने जो फैसला लिया है कि लकी ड्रा कूपन के ज़रिए सेकेंड डोज लेने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा, इसका खुलकर लोग समर्थन कर रहे हैं। और इसका जिस ढंग से उत्साह बढ़ेगा इसको लोगों ने खुल करके एक ढंग से कहें तो स्वागत किया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल कोरोना कहीं गया नहीं है, इसकी रफ्तार जरूर धीमी हुई है और ऐसे में इस तरह की पहल सराहनीय नजर आती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।